नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखी कहानी इस तरह गुजरा जन्मदिन। 30 साल पहले 22 अगस्त को एक सज्जन सुबह मेरे घर आए। उनके हाथ में गुलदस्ता था। उन्होंने स्नेह और आदर से मुझे गुलदस्ता दिया। मैं अकचका गया। मैंने पूछा, यह क्यों? उन्होंने कहा, आज आपका जन्मदिन है ना। मुझे याद आया, मैं 22 अगस्त को पैदा हुआ था। यह जन्मदिन का पहला गुलदस्ता था। वे बैठ गए। हम दोनों अटपटे थे, दोनों बेचैन थे। कुछ बातें होती रहीं। उनके लिए चाय आई। वे मिठाई की आशा करते होंगे। मेरी टेबल पर फूल भी नहीं थे। वे समझ गए होंगे कि सवेरे से इनके पास कोई नहीं आया। इसे कोई नहीं पूछता। लगा होगा जैसे शादी की बधाई देने आए हैं और इधर घर में रात को दहेज की चोरी हो गई हो। उन्होंने मुझे जन्मदिन के लायक नहीं समझा। तब से अभी तक उन्होंने मेरे जन्मदिन पर आने की गलती नहीं की। धिक्कारते होंगे कि कैसा निकम्मा लेखक है कि अधेड़ हो रहा है मगर जन्मदिन मनवाने का इंतजाम नहीं कर सका। इसका साहित्य अधिक दिन टिकेगा नहीं। अपने जन्मदिन के समारोह का इंतजाम खुद कर लेने वाले मैंने देखे हैं। जन्मदिन ही क्यों, स्वर्ण जयंती और हीरक जयंती भी खुद आयोजित करके ऐसा अभिनय करते हैं जैसे दूसरे लोग उन्हें कष्ट दे रहे हैं। सड़क पर मिल गए तो कहा, परसों शाम को आयोजन में आना मत भूलिएगा। फिर बोले, मुझे क्या मतलब, आप लोग आयोजन कर रहे हैं, आप जाने। 4-5 साल पहले मेरी रचनावली का प्रकाशन हुआ था। उस साल मेरे 2-3 मित्रों ने अखबारों में मेरे बारे में लेख छपवा दिए, जिनके ऊपर छपा था 22 अगस्त जन्मदिन के सुअवसर पर। मेरी जन्म तारीख 22 अगस्त 1924 छपती है। यह भूल है। तारीख ठीक है, सन गलत है। सही सन 1922 है। मुझे पता नहीं मैट्रिक के सर्टिफिकेट में क्या है। मेरे पिता ने स्कूल में मेरी उम्र 2 साल कम लिखाई थी, इस कारण कि सरकारी नौकरी के लिए मैं जल्दी ओवर एज नहीं हो जाऊं। इसका मतलब है कि छूट की परंपरा मेरे कुल में है। पिता चाहते थे कि मैं ओवर एज नहीं हो जाऊं। मैंने उनकी इच्छा पूरी की। मैं इस उम्र में भी दुनियादारी के मामले में अंडर एज हूँ। लेख छपते तो मुझे बधाई देने मित्र और परिचित आए। मैंने सुबह मिठाई मंगा ली थी। मैंने भूल की। मिलने वालों में 4-5 मिठाई का डिब्बा लाए। इतने में सब निपट गए। अगले साल मैंने सिर्फ 3-4 के लिए मिठाई रखी। 5वें सज्जन मिठाई का बड़ा डिब्बा लेकर आए। फिर हर 3-4 साल के बाद कोई मिठाई लिए आता। मिठाई बहुत बच गई। चाहता तो बेच देता और मुआवजा वसूल कर लेता। ऐसा नहीं किया। परिवार और पड़ोस के बच्चे 2-3 दिन खाते रहे। इस साल कुछ विशेष हो गया। जन्मदिन का प्रचार हफ्ता भर पहले से हो गया। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के घंटों पहले उसके वेद लग जाते हैं, ऐसा पंडित बताते हैं। वेद के समय लोग कुछ नहीं खाते। वेद यानी वेदना। राहु केतु के दांत गड़ते होंगे ना। मेरा खाना पीना तो नहीं छूटा वेद की अवधि में। पर आशंका रही कि इस साल क्या करने वाले हैं यार लोग। प्रगतिशील लेखक संघ के संयोजक जयप्रकाश पांडे आए और बोले, 21 तारीख की शाम को एक आयोजन रखा है। उसमें एक चित्र प्रदर्शनी है और आपके साहित्य पर भाषण है। गया से डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी आ रहे हैं। अंत में आपकी कहानी सदाचार का तावीज़ का नाटक है। मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई आयोजन मत करो, मैं नहीं चाहता। जयप्रकाश पांडे ने कहा, मैं आपकी मंजूरी नहीं ले रहा हूँ, आपको सूचित कर रहा हूँ। आपको रोकने का अधिकार नहीं है। आपने लिखा और उसे प्रकाशित करवा दिया। अब उस पर कोई भी बात कर सकता है। इसी तरह आपके जन्मदिन को कोई भी मना सकता है। उसे आप कैसे और क्यों रोकेंगे?
वहीं बैठे दूसरे मित्र ने कहा, हो सकता है बम्बई में हाजी मस्तान आपके जन्मदिन का उत्सव कर रहे हों। आप क्या उन्हें रोक सकते हैं? तर्क सही था। मेरे लिखे पर मेरा सिर्फ रॉयल्टी का अधिकार है। मेरा जन्मदिन भी मेरा नहीं है और मेरी मृत्यु दिवस भी मेरी नहीं होगी। यूं उत्सव स्वागत सम्मान का अभ्यस्त हूँ। फूल मालाएं भी बहुत पहनी हैं। गले पड़ी माला की ताकत भी जानता हूँ। अगर शेर के गले में किसी तरह फूल माला डाल दी जाए तो वह हाथ जोड़कर कहेगा, मेरे योग्य सेवा। आशा है अगले चुनाव में आप मुझे ही मत देंगे। आकस्मिक सम्मान भी मेरा हुआ। शहर में राज्य तुलसी एकेडमी का 3 दिनों का कार्यक्रम था। विद्वानों के भाषण होने थे। जलोटा को तुलसीदास के पद गाने के लिए बुलाया गया था। पहले दिन सरकारी अधिकारी मेरे पास आए, कार्यक्रम की बात की, फिर बोले, कल सुबह पंडित विष्णुकांत शास्त्री और पंडित राममूर्ति त्रिपाठी पधार रहे हैं। विष्णुकांत शास्त्री कलकत्ता वाले से मेरी कई बार की भेंट है। त्रिपाठी जी के भी अच्छे संबंध हैं। अधिकारी ने कहा, वे आपसे भेंट करेंगे ही। उन्हें कब ले आऊं? मैंने कहा, कभी भी। 3-1 बजे ले आइए। दूसरे दिन सबसे पहले जलोटा आए, फिर 3 प्रेस फोटोग्राफर आए। मैं समझा ये हम लोगों का चित्र लेंगे। फिर पंडित शास्त्री और पंडित त्रिपाठी कमरे में घुसे। मेरे मुंह से निकला, सेवन सदन स्वामी आगमनु, मंगल करन अमंगल हरनु। शास्त्री जी ने कहा, नहीं बंधु, बात यूं है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, हरै कोटि अपराध। हम बात करने लगे। इतने में वही सरकारी अधिकारी ना जाने कहाँ से एक थाली लेकर मेरे पीछे से प्रवेश कर गए। थाली में नारियल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और रामचरितमानस की पोथी थी। पुष्पमाला भी थी। मैं समझा कि विष्णुकांत शास्त्री का सम्मान होना है। मैंने कहा, बहुत उचित है। शास्त्री कब कब कलकत्ता से आते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। शास्त्री जी बोले, नहीं महाराज, आपका सम्मान करना है। वे लोग चकित रह गए जब मैंने उसी क्षण अपना सिर टीका करने के लिए आगे बढ़ा दिया। वे आशा कर रहे थे कि मैं संकोच जताऊंगा, मना करूंगा। मैंने टीका करा लिया, माला पहन ली, नारियल और पोथी ले ली। दूसरे दिन एक अखबार में छपा, तुलसी अकादमी वाले दोपहर को परसाई जी के घर में घुस गए और उनका सम्मान कर डाला। ऐसी बलात्कार की खबरें छपती हैं। 21 तारीख की शाम को एक समारोह मेरी अनुपस्थिति में हो गया। भाषण, चित्र प्रदर्शनी, नाटक। दूसरे दिन जन्मदिन की सुबह थी। मैं सोकर उठा ही था कि पड़ोस में रहने वाले एक मित्र दंपति आ गए। मुझे गुलदस्ता भेंट किया और एक लिफाफा दिया। बोले, हैप्पी बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स। मैंने सुना है मातम पुरसी करने गए एक सज्जन के मुंह से निकल पड़ा था, मैनी हैप्पी रिटर्न्स। कम अंग्रेजी जानने से यही होता है। एक नीम इंग्लिश भारतीय की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। उनकी एंग्लो इंडियन पड़ोसिन ने पूछा, मिस्टर वर्मा, हाउ इज़ योर वाइफ? वर्मा ने कहा, आंटी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। गुलदस्ता मैंने टेबल पर रख दिया। उसके बगल में लिफाफा रख दिया। खोला नहीं। समझा शुभकामना का कार्ड होगा, पर मैंने लक्ष्य किया कि दंपति का मन बातचीत में नहीं लग रहा है। वे चाहते हैं कि मैं लिफाफा खोलूं। मैंने खोला। उसमें से 1001 रुपए के नोट निकले। मैंने इसकी क्या ज़रूरत है, जैसे फालतू वाक्य बोले बिना रुपए रख लिए। सोचा इसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। आगे सोचा कि अगले जन्मदिन पर अखबार में निवेदन प्रकाशित करवा दूंगा कि भेंट में सिर्फ रुपए लाएं। पुनर्विचार किया, ऐसा नहीं छपवाऊंगा। हो सकता है कोई नहीं आए। उपहारों का ऐसा होता है कि आपने जो टेबल लैंप किसी को शादी में दिया है,
वही घूमता हुआ किसी शादी में आपके पास लौट आता है। रात तक मित्र, शुभ चिंतक, अशुभ चिंतक आते रहे। कुछ लोग घर में बैठे कह रहे होंगे साला अभी जिंदा है। क्या किया? 1 साल और जी लिए तो कौन सा पराक्रम किया? नहीं, वक्त ऐसा है कि एक दिन भी जी लेना पराक्रम है। मेरे एक मित्र ने रिटायर होने के 10 साल पहले अपनी 3 लड़कियों की शादी कर डाली। मैंने कहा, तुम दुनिया के प्रसिद्ध पराक्रमियों में हो। भीम वीर थे, महापराक्रमी थे, पर उन्हें 3 लड़कियों की शादी करनी पड़ती तो चूहे हो जाते। जी विषा विकट शक्ति होती है। खुशी से भी जीते हैं और रोते हुए भी जीते हैं। प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया 100 साल से ऊपर जिए। उनके 100वें जन्मदिन पर पत्रकार ने उनसे बातचीत के बाद कहा, अगले जन्मदिन पर आपसे मिलने की आशा करता हूँ। विश्वेश्वरैया ने जवाब दिया, क्यों नहीं मेरे युवा मित्र, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। यह उत्साह से जीना हुआ और वे बुढ़ऊ भी जीते हैं, जिनकी बहुएं सुनाकर कहती हैं, भगवान अब इनकी सुन क्यों नहीं लेते। जिंदगी के रोग का और मोह का कोई इलाज नहीं। मृत्यु भय से आदमी को बचाने के लिए तरह तरह की बातें कही जाती हैं। कहते हैं शरीर मरता है, आत्मा तो अमर है। व्यास ने कृष्ण से कहलाया है, जैसे आदमी पुराने वस्त्र त्याग कर नए ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मगर ऐसी सूक्ष्म आत्मा को क्या चाटें? ऐसी आत्मा न खा पी सकती है, न भोग कर सकती है, न फिल्म देख सकती है। नहीं, मस्तिष्क का काम बंद होते ही चेतना खत्म हो जाती है। मगर हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब के मन पर मौत छाई रहती है, कई शेरों में मौत है, पता नहीं ऐसा क्यों है, शायद दुखों के कारण हो। गमे हस्ती का असद क्या हो जुजमर्ग, इलाज शमा हर रंग में जलती है शहर होने तक। कैदे हयात बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? रविंद्रनाथ ने लिख दिया था, मीत मेरे दो विदा, मैं जा रहा हूँ, सभी के चरणों नमन में जा रहा हूँ। यार की ये कुंजियाँ लो तुम संभालो, अब नहीं घर बार मेरा तुम संभाल लो। आ रही है टेर अब मैं जा रहा हूँ। कबीरदास ने शांति से कहा, यह चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, मूरख मैली कीन्ही, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जस की तस धर दीन्ही, चदरिया छीनी रे बीनी। इस सब के बावजूद जीवन की जय बोली जाती रहेगी। आशा है कि आपको यह व्यंग भरी कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।